चलिए, तो हमने पिछली क्लास में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को हम लोग देख रहे थे और उसमें हमने बोला था कि ये ऐसा वृद्धि चाप है या वह ऐसा वृद्धि वक्र है जो तब पाया जाता है जब स्रोत क्या हो, असीमित। तो लिखो, जब किसी जनसंख्या में स्रोत असीमित हो, जब किसी जनसंख्या में स्रोत असीमित हो तो उसमें पाया जाने वाला वृद्धि वक्र एक्सपोनेंशियल होता है। तो उसमें पाया जाने वाला वृद्धि वक्र एक्सपोनेंशियल होता है। वृद्धि वक्र एक्सपोनेंशियल होता है। अगला पॉइंट, इस वृद्धि में समय के साथ जनसंख्या बढ़ती ही चली जाती है। समय के साथ जनसंख्या बढ़ती ही चली जाती है। अगला पॉइंट, इस वृद्धि में हमें जे आकार का ग्राफ प्राप्त होता है। जे आकार का ग्राफ प्राप्त होता है, इसलिए इसे जे आकार ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। इसलिए इसे जे आकार ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। कैसा ग्रोथ मॉडल? जे आकार का ग्रोथ मॉडल कहा जाता है। लिखो, वृद्धि दर को एक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर से लिखो, वृद्धि दर को एक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। dN/dt = Rn। सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं dN/dt = Rn। ये लिखो, दिए गए सूत्र में R बराबर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये लिखना है, R बराबर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। लिखो, लिख लिया था, शाबाश। R बराबर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, या इसे डार्विनियन फिटनेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डार्विनियन फिटनेस या सर्वाइवल रेट भी बोल सकते हो। तो जिसकी R वैल्यू ज़्यादा, उसके जीवित बचे रहने की संभावना ज़्यादा। ठीक है, अब एक पॉइंट लिखकर फिर वापस आते हैं R वैल्यू पे। लिखो कि असीमित स्रोत की स्थिति में जनसंख्या अपनी पूरी क्षमता पर
असीमित स्रोत की स्थिति में जनसंख्या अपनी पूरी क्षमता पर असीमित स्रोत की स्थिति में जनसंख्या अपनी पूरी क्षमता पर जनन करती है तथा जनसंख्या अपनी पूरी क्षमता पर जनन करती है तथा तेजी से जनसंख्या को बढ़ाती है तथा तेजी से जनसंख्या को बढ़ाती है। अगला पॉइंट, किसी विशेष आवास में किसी एक प्रजाति की आर वैल्यू नियत रहती है किंतु आवास एवं परिस्थितियों के बदलने से आर वैल्यू बदल सकती है या बदल जाती है। परिस्थितियों के बदलने से आर वैल्यू बदल जाती। लिखो उदाहरण लिखो कि नॉर्वे में पाए जाने वाले चूहे, नॉर्वे रैट की आर वैल्यू 0.015। दूसरा है फ्लोर बीटल की आर वैल्यू 0.12। फ्लोर बीटल की आर वैल्यू 0.12। तीसरा उदाहरण लिखो, 1981 में, तीसरा उदाहरण, 1981 में भारत में मानव की आर वैल्यू 1981 में भारत में मानव की आर वैल्यू 0.0205। लिखो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का इंटीग्रेशन इक्वेशन जैसे ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? डिफरेंशियल। अब हम देखेंगे उसका इंटीग्रेशन इक्वेशन। तो लिखो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का इंटीग्रेशन इक्वेशन बराबर NT इंटीग्रेशन इक्वेशन बराबर NT बराबर N नॉट E टू द पावर RT, N नॉट E टू द पावर RT।
ये फॉर्मूला है। अब इसमें एन नॉट क्या है भाई, एन नॉट लिखो। एन नॉट मतलब प्रारंभिक समय में जो जनसंख्या थी। लिखो एन नॉट बराबर प्रारंभिक समय में उपस्थित जनसंख्या। प्रारंभिक समय में उपस्थित जनसंख्या हो गया एन नॉट। दूसरा लिखो एन टी, टी समय के बाद, टी समय के बाद पाई जाने वाली जनसंख्या। टी समय के बाद पाई जाने वाली जनसंख्या। तीसरा लिखो ई बराबर ये प्राकृतिक लॉगरिथम है, ये प्राकृतिक लॉग वैल्यू है, ये प्राकृतिक लॉग वैल्यू है जिसका नियत मान, ये प्राकृतिक लॉग वैल्यू है जिसका नियत मान जिसका नियत मान 2.71828, जिसका नियत मान 2.71828 पाया जाता है। तो आपको यहाँ 4 वैल्यू याद करनी है। नॉर्वे रेड की आर वैल्यू, फ्लोर बीटल की आर वैल्यू, 1981 में भारत में मानव की आर वैल्यू और ई की वैल्यू 2.71828। अब ये जो जे आकार का वृद्धि वक्र जो है ये मुख्यतः सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है और ऐसी प्रजातियों को जे आकार प्रजाति कहते हैं। तो लिखो यह वृद्धि वक्र, यह वृद्धि वक्र जिन प्रजातियों में पाया जाता है, यह वृद्धि वक्र जिन प्रजातियों में पाया जाता है उन्हें जे आकार की प्रजाति कहते हैं, उन्हें जे आकार की प्रजाति कहते हैं, उन्हें जे आकार की प्रजाति कहते हैं। उदाहरण सूक्ष्म जीव, उदाहरण सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के बारे में। अगला आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। बोर्ड की तरफ ध्यान से देखो। किसका फोन बज रहा है? मेरा बज रहा है क्या? कितना लोग परेशान करते हैं यार।
अरे सबसे ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं सर, मेरा फॉर्म ये हो गया है, मेरे फॉर्म में ये नहीं भरा है। मेरे दिन में कम से कम 30-40 फ़ोन आते हैं। सर मेरा ये सर्टिफिकेट में ये डेट हो गई है और मैंने फॉर्म भरा है तो ऐसा भर दिया है, अब क्या करूं? मैंने सिंपल मतलब इतना चीख चीख के बताओ, समझाओ। देखो कितना स्पष्ट बोला था कि फ़ोटो लगानी है सफ़ेद बैकग्राउंड में, नीचे नाम और तारीख लिखी होनी चाहिए और तारीख 1 जनवरी 2025 के बाद की होनी चाहिए। यही बताया था ना। इसमें कुछ ऐसी जटिलता है क्या कि जो नहीं समझ में आ रही? सुबह से 2 लोग आए हैं, सर हमने तो सिंपल वाली फ़ोटो लगा दी, बिना नाम लिखे, बिना तारीख लिखे। हमने को कुछ फूंक के भर रहे थे क्या फार्म? अरे या तो मेरी मत सुनो, पढ़ लो कि क्या लगाना है, अगर पढ़ने आता है तो। नहीं पढ़ने आ रहा है पूछ लो। चलो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल पे आते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या कहता है कि भैया स्रोत जो है असीमित नहीं होते। किसी भी जनसंख्या के पास असीमित स्रोत नहीं होते। लोग उसे असीमित मान लेते हैं लेकिन होते नहीं है। कल बताया था, पिताजी तुमको महीने का खर्चा भेज रहे हैं और तुम बैठ के उड़ा रहे हैं, तो तुमने उस स्रोत को क्या मान लिया? असीमित। क्या वो असीमित है? नहीं, शाम तक खर्च हो जाएगा, कल का दिन नहीं देख पाओगे। दूसरे का रिचार्ज करा रहे हो, आजकल रिचार्ज भी महंगा हो गया है, कितने का आ रहा है पता नहीं। तो स्रोत असीमित नहीं होते, स्रोत को असीमित मान लिया जाता है। किसी भी जनसंख्या के पास एक सीमित मात्रा में स्रोत होते हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे आवास हो, चाहे कोई अन्य स्रोत हो। और उस स्रोत के अनुसार वह अधिकांश संख्या जो उस जनसंख्या में पाई जा सकती है उसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? वहन क्षमता। वहन क्षमता कहते हैं ना। अरुण क्या बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी को? हाँ पता नहीं सर। वहन क्षमता। जैसे मान लो इस क्लास में कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है? हम मान लेते हैं 100 लोग बैठते थे, 120 हैं तो 120 मान लेते हैं कि 120 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। अब 120 बैठे हैं, ठीक है। तो ये सामान्य वह संख्या है जिसके लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर वो जनसंख्या बढ़ेगी, यानी वो संख्या 120 से ऊपर जाएगी, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ तो हम कर लेंगे, पतले पतले एक साथ बैठो। यहाँ हम क्या बोल देंगे कि अब जैसे ये बैठी है पलक, सामान्यतः एक सीट पे 4 लोग बैठ रहे हैं, 5 भी बैठ सकते हैं, लेकिन पलक जैसे 8-9 रहे तो आराम से बैठ जाएंगे और बैग भी रखा जाएगा सबका, है ना पलक बेटा? मिनिमम रिसोर्स यूज करती है ये। एक बार में 1 रोटी खा लेती है ना, 3 बार में खाती है, सुबह थोड़ा, दोपहर थोड़ा, शाम। ठीक है। और इधर कुछ बैठे हैं, ये नापते हैं एक बित्ता कितनी रोटी है, बिलांग, इसको क्या बोलते हैं? बिलांग। बोले कितनी रोटी खाओगे? 2 बिलांग। ये बिलांग से रोटी नापते हैं। तो स्रोत सीमित है
और किसी भी जनसंख्या में अधिकांश वह संख्या जिसके लिए स्रोत उपलब्ध होते हैं उसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी या वहन क्षमता। यदि उससे ज़्यादा जीव उस जनसंख्या में हुए तो वो जनसंख्या सभी को बराबर या सभी को आवश्यकता अनुसार पोषण या अन्य स्रोत प्रदान नहीं कर पाएगी, और ऐसी जनसंख्या लंबे समय तक सरवाइव नहीं करेगी। एक टाइम तक कर पाएगी, एक टाइम के बाद कोलैप्स कर जाएगी। जैसे आज के समय में जो समय चल रहा है, आपको क्या लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति यदि सामान्य जीवन जीना चाहे तो मंथली उसे कितना कमाना चाहिए? तुम लोग अपने बुद्धि विवेक के अनुसार बताओ, कितना? 50,000? क्या करोगे इतने पैसे का? अगर एक सामान्य व्यक्ति की बात करें कि एक सामान्य व्यक्ति अपना केवल अपना नहीं भाई, अकेले की बात नहीं हो रही है, अपना एक परिवार भी है, कितना लगता है कितना कमाना चाहिए? 30-35? कौन बोला 30-35? कुछ नहीं होगा 30-35 में। कम से कम 2 लाख रुपया कितना कमाना चाहिए? मेरा मानना यही है कि आज के समय में 2 लाख रुपया मिनिमम कमाना चाहिए। MBBS की सैलरी कितनी है? 1 लाख। यानी MBBS अपना जीवन भरण पोषण नहीं कर सकता। बड़ी व्यवहारिक बात बता रहा हूँ मैं, सुनने में बात अलग है, सच्चाई अलग है। अरे यार, तुम घर लोगे, घर का खर्चा होगा, अपना खर्चा होगा, खर्च कैसे रोक लोगे? खर्च को कैसे रोक? 2 लाख रुपए तो मैं समझता हूँ कि हाँ 2 लाख रुपए महीना खर्चा होता है। कुछ ना करो तो, हाँ कुछ कर दिए तो फिर तो इसलिए मेहनत करो बेटा, कमाओ। मतलब अभी क्या कमाओगे? अभी मेहनत करो, पढ़ाई करो, आगे उस योग्य बनना है ना। 35,000 वाला कौन है ना? ज़्यादा एकदम 3.5 लाख। 35,000 से कुछ नहीं होगा। 12 लाख रुपया जब जीरो टैक्सेशन स्कीम में चला गया है, 12 लाख रुपया मतलब कि आप अगर साल का 12 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको जीरो टैक्स देना है। 10 साल पहले ये 2 लाख था, अब 12 लाख है। तो अगर 12 लाख तक तुम जीरो टैक्स में, तो जीरो टैक्स में तो तुम्हारा कुछ चलेगा ही नहीं। क्या कर पाओगे? मुझे तो उम्मीद नहीं लगती। तो आते हैं हम लोग कहाँ? लॉजिस्टिक ग्रोथ पे। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या कह रहा है? ये सच्चाई बता रहा हूँ बेटा जीवन के। अपने मन में कुछ भी तुम लोग लेके चलो, छापा पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसका ग्राफ देख रहे हैं, किसके अनुरूप? समय और पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोला जा रहा है? ये ग्राफ कह रहा है कि जब स्रोत सीमित होगा और जनसंख्या वृद्धि करेगी तो जनसंख्या की वृद्धि पहले धीरे धीरे होगी। कैसे होगी? धीरे धीरे। फिर एक्सेलेरेटर लेगी जनसंख्या और ऐसी वृद्धि उसकी बढ़ेगी और एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। एक समय के बाद जो उसकी वृद्धि दर है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। अब बोला गया कि जनसंख्या में जीवों की वह संख्या जिस पर
पहुंचने के बाद जनसंख्या कांस्टेंट हो गई है, नियत हो गई है, यानी इतनी ही संख्या के लिए स्रोत उपस्थित है। इसके बाद और जनसंख्या नहीं बढ़ पाएगी, स्रोत ही नहीं है। एमबीबीएस कॉलेज भी तो होना चाहिए। कितने सेलेक्ट करा लोगे? जितनी सीट है उतने ही तो पहुंचेंगे। तो जब वहां पहुंच गए तो मतलब क्या हो गया? पूरी सीटें फुल। और उस क्षमता को कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी यानी किसी जनसंख्या में जीवों की वह संख्या जिसके लिए स्रोत उपस्थित हैं। इससे अधिक संख्या होने पर वो जनसंख्या सरवाइव नहीं कर पाएगी। उस संख्या को क्या बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी यानी वहन क्षमता। अब इसमें देखो, यहां पर ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ में हमें दिखेगा कि शुरुआत में ये जो जनसंख्या वृद्धि है ये धीमी हो रही है। दिख रहा है? ज्यादा समय कम वृद्धि, ज्यादा समय कम वृद्धि। तो इस अवस्था को बोलते हैं लैग फेज। लैग फेज मतलब जनसंख्या वृद्धि में लैग हो रहा है। मोबाइल में लैग करता है ना, मोबाइल पबजी वगैरह जब खेलते हैं धीमा हो जाता है मोबाइल, बोलते हैं लैग कर रहा है, स्पीड नहीं पकड़ पाता। तो लैग मतलब जब वृद्धि धीमी है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, और जब वृद्धि तीव्र हो जाती है उसे बोलते हैं लॉग फेज। क्या बोलते हैं? लॉग फेज। उसके बाद देखोगे एक्सेलेरेटर यहाँ डाउन हुआ है। यहां वृद्धि बढ़ रही थी, अब धीरे धीरे वृद्धि दर क्या हो रही है? कम हो रही है। इसको बोलेंगे डी एक्सेलरेशन फेज। क्या बोलेंगे इसे? डी एक्सेलरेशन फेज। और उसके बाद कांस्टेंट हो गई, नियत हो गई है, और उसे बोलते हैं एसिम्प्टोट फेज। इसका इंग्लिश में याद रखना बेटा, हिंदी नहीं याद रखना। जो धीमी वृद्धि दर है लैग फेज, जो तीव्र वृद्धि दर है लॉग फेज, फिर वृद्धि दर की गति कम हो रही है डी एक्सेलरेशन फेज, और फिर वृद्धि दर नियत हो गई है और उसे बोलते हैं एसिम्प्टोट फेज। अब ये देखने में एस आकार का दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को सिग्मॉइड ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या एस शेप ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिलता है? dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। ये इसका डिफरेंशियल फॉर्मूला है। dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। आर मालूम है, अभी अभी अपन ने पढ़ा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। एन क्या है? जनसंख्या घनत्व। के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। बनाओ ये फॉर्मूला, ये ग्राफ बनाओ, लिखते हैं। आप लोगों का रिजल्ट शेयर किया मैंने सुबह, देखा होगा रिजल्ट, थोड़ी शर्म आई होगी। किसको किसको शर्म आई?
नितिन कितने नंबर आए टेस्ट में? 475। और आने कितने चाहिए थे? मतलब जितना किए उतने ही आए कि कम आए? सर 10 नंबर कम। 10 नंबर कम आए। राधे राधे। टेस्ट दिया था? टेस्ट दिया था? कितने आए? 494। मेहनत करो। चलिए भाई, बना लिया? लिखो, किसी भी जनसंख्या के पास, किसी भी जनसंख्या के पास, किसी भी जनसंख्या के पास असीमित स्रोत नहीं होता है। किसी भी जनसंख्या के पास असीमित स्रोत नहीं होता है। अर्थात स्रोत को लेकर उनमें प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, अर्थात स्रोत को लेकर उनमें प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पाया जाता है। स्रोत को लेकर उनमें प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पाया जाता है। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पाया जाता है। ठीक है? इस संघर्ष के कारण डार्विनियन फिटनेस प्रमुख भूमिका निभाती है। डार्विनियन फिटनेस प्रमुख भूमिका निभाती है। अगला पॉइंट, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल अधिक व्यवहारिक, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल अधिक व्यवहारिक वृद्धि मॉडल है। अधिक व्यवहारिक वृद्धि मॉडल है। अगला पॉइंट, एक साइंटिस्ट का नाम भी आता है इसमें, लिखो इसे वर्लहस्ट पर्ल ग्रोथ मॉडल, इसे वर्लहस्ट पर्ल ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। इसे वर्लहस्ट पर्ल ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। वर्लहस्ट पर्ल ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। और इनके अनुसार इस वृद्धि मॉडल में लैग फेज, लॉग फेज, डी एक्सेलरेशन फेज तथा एसिम्प्टोट फेज,
लैग फेज, लॉग फेज, डी एक्सेलरेशन फेज तथा एसिम्प्टोट फेज। डी एक्सेलरेशन फेज तथा एसिम्प्टोट फेज पाया जाता है। डी एक्सेलरेशन फेज तथा एसिम्प्टोट फेज पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, एक पॉइंट, लैग फेज। लैग फेज, लैग फेज किसे कहते हैं भाई? इसमें जनसंख्या घनत्व वृद्धि दर धीमी होती है। लिखो, इसमें जनसंख्या घनत्व वृद्धि दर, इसमें जनसंख्या घनत्व वृद्धि दर धीमी होती है। इसमें जनसंख्या घनत्व वृद्धि दर धीमी होती है। किसे कहते हैं? लैग फेज को। दूसरा लिखो, लॉग फेज। इसमें जनसंख्या घनत्व वृद्धि दर तीव्र होती है। इसमें जनसंख्या घनत्व वृद्धि दर तीव्र होती है। जनसंख्या घनत्व वृद्धि दर तीव्र होती है। जनसंख्या घनत्व वृद्धि दर तीव्र होती है। ठीक है। दूसरा लिखो, डी एक्सेलरेशन फेज। डी एक्सेलरेशन फेज, वृद्धि दर की गति धीमी होती है। वृद्धि दर की गति धीमी होती है। वृद्धि दर की गति धीमी होती है। और चौथा लिखो, एसिम्प्टोट फेज। एक निश्चित संख्या पर पहुंचने के बाद, एक निश्चित संख्या पर पहुंचने के बाद जनसंख्या नियत हो जाती है। एक निश्चित संख्या पर पहुंचने के बाद जनसंख्या नियत हो जाती है, जिसे एसिम्प्टोट फेज कहते हैं। जनसंख्या नियत हो जाती है, जिसे एसिम्प्टोट फेज कहते हैं। जिसे एसिम्प्टोट फेज कहते हैं। अब एक पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट स्टार लगा के। प्रकृति में किसी भी जनसंख्या में, प्रकृति में किसी भी जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों की, किसी भी जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों की वह अधिकतम संख्या, वह अधिकतम संख्या जिसके लिए, वह अधिकतम संख्या जिसके लिए पर्याप्त स्रोत, जिसके लिए पर्याप्त स्रोत, जिसके लिए पर्याप्त स्रोत जनसंख्या में उपस्थित रहते हैं, जिसके लिए पर्याप्त स्रोत जनसंख्या में उपस्थित रहते हैं, जिसके लिए पर्याप्त स्रोत जनसंख्या में उपस्थित रहते हैं, उसे वहन क्षमता, उसे वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी बराबर के, उसे वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी बराबर के, उसे वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी बराबर के कहा जाता है। बराबर के कहा जाता है। लिखो, यह वृद्धि वक्र एस आकार का, यह वृद्धि वक्र एस आकार का दिखाई देता है।
यह वृद्धि वक्र एस आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसे सिग्मॉइड ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। इसलिए इसे सिग्मॉइड ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। इसलिए इसे सिग्मॉइड ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिग्मॉइड ग्रोथ मॉडल। और ऐसी प्रजातियों को एस आकार की प्रजाति कहते हैं। और ऐसी प्रजातियों को एस आकार की प्रजाति कहते हैं। ऐसी प्रजातियों को एस आकार की प्रजाति कहते हैं। उदाहरण लिखो। पेड़ पौधे एवं बड़े जीव। पेड़ पौधे एवं बड़े जीव। बड़े जीव मतलब जो सूक्ष्म जीव नहीं हैं, सूक्ष्म जीवों को छोड़कर। ठीक है, लिखो कि इस वृद्धि का डिफरेंशियल इक्वेशन, इस वृद्धि का डिफरेंशियल इक्वेशन इस वृद्धि का डिफरेंशियल इक्वेशन निम्न प्रकार से है। इस वृद्धि का डिफरेंशियल इक्वेशन निम्न प्रकार से है। dn/dt = Rn(k - n/k)। हो गया। अगली हेडिंग डालेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। जल्दी वल्दी नहीं ना तुम लोगों को आज? हाँ, आज अपन थोड़ा लंबा चलेंगे, है ना? टाइम वाइम देकर नहीं ना आए किसी को? अरे सट से 3:30 बजे क्लास सर छोड़ेंगे और मैं आ जाऊंगा। कौन बोला आ जाऊंगा? गलत बात ना। आज मैं तुम्हारे प्लान पे पानी फेरूंगा ना। गधे कहीं के। आगे बढ़ रहे हैं। गधों वाली कविता थी ना एक, सुना देता हूँ। सुननी है? हाँ, मैंने उसको लिख के लाया हूँ भाई। सुननी कि नहीं? सुन लो। कहाँ गई? गायब हो गई क्या? तुम्हारे लिए लिखी है बस बेटा। तुम ही लोग का चेहरा ध्यान में था जब लिख रहे थे। हाँ, ध्यान से सुनो। सुनना ही नहीं। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। जवानी का आलम गधों के लिए है,
ये रसिया ये बालम गधों के लिए है, ये दिल्ली ये पालम गधों के लिए है, ये संसार सालम गधों के लिए है। पिलाए जा साकी पिलाए जा डट के, तो विस्की के मटके पे मटके पे मटके। मैं दुनिया को अब भूलना चाहता हूँ, गधों की तरह झूमना चाहता हूँ। घोड़ों को नहीं मिली घास देखो, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, जो कोठे पे बोले वो सच्चा गधा है। जो खेतों में, ध्यान से सुनो, जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है। जो माइक पे चीखे वो असली गधा है। मैं क्या बक गया हूं, मैं क्या बक गया हूं, नशे की पिनक में मैं कहां बहक गया हूं। ठीक है। मुझे माफ करना मैं भटका हुआ हूं, वो ठर्रा था भीतर जो अटका हुआ था। सॉरी, मुझे माफ करना मैं भटका हुआ था, वो ठर्रा था भीतर जो अटका हुआ था। इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जहां देखता हूं। हाँ राहुल, नहीं सुनाई दिया? चलो बस, इसलिए सही टाइम पे माइक बंद कर देना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। अभी थोड़ा लंबा चलेंगे इसलिए हमने कहा एक रिफ्रेशमेंट दे दें। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या कहता है? अब भाई कोई भी जनसंख्या है, किसी आवास में है, तो उस जनसंख्या पे या उस जनसंख्या को कई ऐसे घटक हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे वहाँ का अगर वातावरण बदल गया, मौसम बदल गया, तो जनसंख्या प्रभावित होती है। भोजन की उपलब्धता कम हो गई तो जनसंख्या प्रभावित होती है। भोजन की उपलब्धता बढ़ गई तो जनसंख्या प्रभावित होती है। वहाँ प्रतिस्पर्धी आ गए, कॉम्पिटिटर आ गए तो जनसंख्या प्रभावित होती है। भक्षक जीव आ गए तो जनसंख्या प्रभावित होती है। यानी जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कई घटक पाए जाते हैं। तो इस घटकों के अनुसार कोई भी जनसंख्या या किसी भी जनसंख्या का जीव अपनी संतति को बनाए रख सके, अपनी वंशागति को बनाए रख सके, उसके लिए उसमें कुछ एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती। जैसे सभी प्रजातियां या सभी जनसंख्या एक तरह से कार्य नहीं करती, अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनमें कुछ न कुछ बदलाव, कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। और वही भिन्नता क्या कहला रही है? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। कुछ ऐसे जीव हैं जो पूरे जीवन में केवल एक बार ही संतान उत्पन्न करते हैं, केवल एक बार। जैसे कि सैल्मन मछली हो गई। सैल्मन मछली केवल एक बार ही अंडे देती है और संतति उत्पन्न करती है। बांस का पेड़ हो गया, बांस। कुछ ऐसे जीव हैं जो कई बार संतानों को उत्पन्न करते हैं, जैसे मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई। कुछ ऐसे जीव हैं जो छोटे आकार में अधिक संख्या में संतति उत्पन्न करते हैं, ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करते हैं। जैसे स्नेल हो गए, मछलियां हो गई, एक बार में हजारों अंडे देती हैं। उनका ये है कि अगर मान लो, जैसे सामान्यतः अगर हम मछलियों की बात करें तो 80,000 से 1,00,000 अंडे वो एक बार में देती हैं। अगर उसमें से 1% अंडे भी जीवित बच गए, 1%, और वो अगली पीढ़ी की मछलियां बन गई, तो 1 से 1,000 बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिशत मात्रा उनकी क्या हो गई? सर्वाइवल बहुत कम हो गया, तो वो अपनी सर्वाइवल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। और वहीं कुछ ऐसे जीव हैं जो कम संख्या में बड़े आकार के जीवों को जन्म देते हैं, जैसे मानव हो गए, शिशुओं को जन्म देते हैं। सामान्यतः एक शिशु एक बार में जन्म देते हैं।
लेकिन इनमें पेरेंटल केयर, मातृक जो प्रेम है वो सबसे अधिक मिलता है। आप देखो मानव और कुछ ही ऐसे जीव हैं जिनमें पेरेंटल केयर बहुत हाई पाई जाती है। पेरेंटल केयर मतलब शिशुओं को जन्म देने के बाद या अंडे देने के बाद जो माता और पिता हैं वो कुछ समय तक उन शिशुओं की सुरक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। ऐसे तुम लोग भी हो, अभी परजीवी हो, तुम लोग पैरासाइट हो माता पिता के ऊपर, क्योंकि अभी तुम्हारे ऊपर माता पिता की सुरक्षा कवच तुम्हारे ऊपर है। और ये पेरेंटल केयर की जो क्वालिटी है ये मानव को सबसे विकसित बनाने में इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, तुम्हारे पिताजी के सामने कोई तुमको थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल दे तो पिताजी एक बार को टाल भी देंगे, ठीक है चलो गलती किया होगा। तुम्हारी माता जी के सामने कोई बोल के दिखा दे, माता जी तुम्हारे उसको कच्चा चबा जाएंगी, क्या ऐसे छील देंगी उसको पकड़ के। होता है ना। कभी भी ध्यान से सुनना, कभी भी माता के सामने, किसी भी माँ के सामने उसके बच्चे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। पीछे ले जा दो, क्योंकि अगर ये पेरेंटल केयर है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, ठीक है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है पेरेंटल केयर। और ये एक वो क्वालिटी है जिसने मानव को अति विकसित बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और वही हम लोग देखेंगे किसमें, पेरेंटल, इसमें लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में। तो लिखो, ज़्यादा नहीं लिखना है, 4 पॉइंट लिखना है। लिखेंगे कि कोई भी जनसंख्या अपनी डार्विनियन फिटनेस को बढ़ाने के लिए, कोई भी जनसंख्या अपनी डार्विनियन फिटनेस को बढ़ाने के लिए, डार्विनियन फिटनेस समझ रहे हो ना, आर वैल्यू, अपनी डार्विनियन फिटनेस को बढ़ाने के लिए इवॉल्व करती है। डार्विनियन फिटनेस को बढ़ाने के लिए इवॉल्व करती है, जिससे वो अन्य घटक जैसे वातावरण में बदलाव, स्रोत में परिवर्तन, वातावरण में बदलाव, स्रोत में परिवर्तन, कौमा भक्षक की उपस्थिति इत्यादि, भक्षक की उपस्थिति इत्यादि में भी जीवित बचे रहें और संतति उत्पन्न कर सकें। जीवित बचे रहें और संतति उत्पन्न कर सकें। इसके लिए जीवों में विविधता पाई जाती है। इसके लिए जीवों में विविधता पाई जाती है। जैसे, इसके लिए जीवों में विविधता पाई जाती है, जैसे नंबर 1 लिखो, कुछ जीव अपने पूरे जीवन काल में, कुछ जीव अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार, कुछ जीव अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार संतति उत्पन्न करते हैं।
संतति उत्पन्न करते हैं, जैसे सैल्मन मछली और बांस का वृक्ष। जैसे सैल्मन मछली, इसको सलमान मत पढ़ लेना बेटा, सैल्मन है। जैसे सैल्मन मछली और बैम्बू ट्री, बांस का वृक्ष। दूसरा पॉइंट लिखो, कुछ जीव एक से अधिक बार संतति उत्पन्न करते हैं। कुछ जीव एक से अधिक बार संतति उत्पन्न करते हैं, जैसे पक्षी, मैमल्स इत्यादि। कुछ जीव एक से अधिक बार संतति उत्पन्न करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, कुछ जीव अधिक संख्या में छोटे आकार के जीवों को जन्म देते हैं। अधिक संख्या में छोटे आकार के जीवों को जन्म देते हैं। चौथा पॉइंट लिखो, अच्छा तीसरे में उदाहरण लिख लो, फिशेज, मोलस्का। अधिक संख्या में छोटे आकार के जीवों को जन्म देते हैं। फिशेज, मोलस्का, स्नेल वगैरह आते हैं इसमें। चौथा पॉइंट लिखो कि कुछ जीव कम संख्या में बड़े आकार के जीवों को जन्म देते हैं। कम संख्या में बड़े आकार के जीवों को जन्म देते हैं। लिखो, इनके विकास में पेरेंटल केयर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेरेंटल केयर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण, एव्स, मैमल्स। अगली हेडिंग डालो, इंटरैक्शन। या इसे कहते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन। इंटरैक्शन या पॉपुलेशन इंटरैक्शन। एक कहावत है ना, घर में 4 बर्तन होंगे तो आपस में टकराएंगे, खड़केंगे ही तो आवाज़ आएगी। वही बात है कि अगर किसी इकोसिस्टम में एक से अधिक जनसंख्या होगी तो उस जनसंख्या के जीव आपस में कुछ न कुछ उनमें संपर्क होगा, कुछ न कुछ उनमें इंटरेक्शन होगा। अब 2 जीवों के बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है वो ध्यान से सुनिए। मान लो आप हो और आपका पड़ोसी है, पड़ोसन की बात नहीं हो रही, आप हो और आपका पड़ोसी है। अब व्यक्ति के अपने पड़ोसियों के साथ सामान्यतः मधुर संबंध होते हैं। यहाँ भाई ठीक है, हेल्दी रिलेशन है कि भाई कोई उनको दिक्कत परेशानी हो तो हमको संपर्क करेंगे, कोई हमें कभी दिक्कत परेशानी होगी तो उनको संपर्क करेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव इंटरेक्शन। क्या हो गया? पॉजिटिव।
और वहीं किसी दिन पड़ोसी से लड़ लिए हो, अब उससे नहीं बन रही, अब इंटरेक्शन क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया। वैसे तो मैं बताऊं, पड़ोसियों से हमेशा बना के रखनी चाहिए, वो सबसे निकटतम रिश्तेदार होते हैं। क्योंकि आपको कभी अगर कोई विपत्ति आपत्ति कुछ भी परेशानी हुई तो रिश्तेदार बाद में आएंगे, सबसे पहले कौन आएगा, बगल वाला पड़ोसी। तो पड़ोसियों के साथ जो है ना एकदम बना के रखना चाहिए बढ़िया। हालांकि ये बात उसको भी सोचनी चाहिए, है ना, दोनों को सोचनी चाहिए। लेकिन अब एक इंटरेक्शन ऐसा होता कि मालूम ही नहीं कौन है पड़ोसी, तो ना उससे कोई अच्छे संबंध है और ना उससे बिगाड़ हुआ है, तो ऐसे इंटरेक्शन को कहते हैं न्यूट्रल। जैसे शहरों में जो फ्लैट होते हैं, बड़ी बड़ी अपार्टमेंट होते हैं, फ्लैट कल्चर है शहर में, अपना फ्लैट के बगल में कौन रह रहा है मालूम ही नहीं, ऊपर वाले फ्लोर पे कौन रह रहा है मालूम ही नहीं। और वहीं गांव चले जाओ, 4 लोग बैठे हैं एक चबूतरे पे, कोई आ रहा है, रुको रुको रुको, किसके घर जाना, पूछ लेंगे वो किसके घर जाना है, अच्छा उनके यहाँ, तुम कहाँ से हो, बोल देंगे हम वहाँ से, अच्छा हाँ समझ गए, तुम्हारा वहाँ रिश्तेदारी है, तो उसको उसका एनसाइक्लोपीडिया खोल के बैठ जाएंगे जो जा रहा था। इनको सब मालूम है किसका रिश्तेदार कौन कहाँ रहता है। गांव में होता है ना मालूम सबको, हाँ, क्योंकि सारी रिश्तेदारियों में निमंत्रण खाने तो यही गए थे होता है ना, सारी रिश्तेदारियों में निमंत्रण के लिए कौन गया था, यही गए थे। तो इनको सबकी रिश्तेदारियां किसकी कहाँ है सबको मालूम रहती। शहर में क्या है, फ्लैट का ऐसे चाबी घुमाई, ताला बंद। तो ये हो गया कैसा इंटरेक्शन, न्यूट्रल। तो जीवों के बीच में कितने प्रकार के इंटरेक्शन, किसी से तुम्हारी अच्छी बन रही है, कुछ दिन अच्छी बनी, कुछ दिन बाद लड़ाई हो गई, तो जब तक अच्छी बन रही थी तब तक पॉजिटिव, फिर लड़ाई हो गई, ब्लॉक कर दिए गए हो, नेगेटिव हो गया। और एक इंटरेक्शन है जहां कुछ जान पहचान ही नहीं है, तो वो कैसा है, न्यूट्रल। अब इसी के आधार पर अगर हम देखेंगे 2 प्रजातियों के बीच में, किसके बीच में, 2 प्रजातियों के बीच में कितने प्रकार के इंटरेक्शन पाए जाते हैं। तो एक आ गया, मान लो एक प्रजाति है स्पीशीज ए और एक प्रजाति है स्पीशीज बी, और इनके बीच में बात कर रहे हैं किसकी, इंटरेक्शन की। तो पहला एक इंटरेक्शन आता है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। एक इंटरेक्शन आता है जिसे क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को भी लाभ होता है, तो दोनों का पॉजिटिव इंटरेक्शन है, म्यूचुअलिज्म। दूसरा आता है प्रेडेशन। प्रेडेशन यानी भक्षण। इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जो शिकारी प्रजाति होती, और दूसरा एक प्रजाति को नुकसान होता है जो प्रजाति शिकार प्रजाति होती है, प्रे होती है, उसकी जान चली जाती। तो एक को फायदा, एक को नुकसान। तीसरी जो इंटरेक्शन है उसे कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा। इसमें एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरी प्रजाति को भी नुकसान होता है, यानी दोनों को नुकसान होता है। क्या है ये, प्रतिस्पर्धा। जैसे तुम लोग इसी पर हो कि नहीं, इसमें नुकसान हो रहा है कि नहीं,
नहीं हो रहा है। अभी आभास कराऊंगा, फिर महसूस होगा। नहीं कराऊं आभास, क्या नुकसान आपको हो रहा है सोचो। अभी यही कंपटीशन नहीं होता तो क्या तुम भोपाल में यहाँ बैठे होते? रोज सुबह उठ के 9 बजे आते, शाम को 6 बजे तक यहाँ जाते हैं? कोई रिश्तेदारी नहीं जा रहे हो, शादियों में नहीं जा पा रहे हो, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा पा रहे, घूमने फिरने नहीं जा, गोवा का प्लान बन के कैंसिल हो गया है। तो ये सब क्या है? त्याग है ना। और ये सब त्याग क्या कर रहा है? बता रहा है कि तुमको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। अगला एक इंटरेक्शन आता है पैरासिटिज्म, परजीविता। इसमें जो परजीवी होता है उसे लाभ होता है, जो वाहक होता है उसे नुकसान होता है। फिर आता है एक और कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म, एक को लाभ होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक इंटरेक्शन आता है अमेंसलिज्म, जिसमें एक को नुकसान होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए किसी कवि ने बड़ी बढ़िया लाइन कही है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। सुना है ना ये? और इसे हम क्या बोलते हैं? अमेंसलिज्म। लिखो। कि दो प्रजातियों के बीच पाए जाने वाले इंटरेक्शन को, दो प्रजातियों के बीच पाए जाने वाले इंटरेक्शन को इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन कहा जाता है। इंटरेक्शन को इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन कहा जाता है। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन कहा जाता है तथा ये निम्न प्रकार के होते हैं। हाँ प्रियंका बेटा, कुछ बोल रहे बेटा? कुछ तो बोल रहे, कुछ तो ऐसी चर्चा चली। बताओ बेटा। रानी, बताने लायक नहीं है? चलो जाने दो। लिख लो ये 1 से लेके 6 तक। म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म। और फिर आगे इसको देखेंगे कल। कुछ पूछ रहे? डाउट वाले आ जाओ। आरटीएस में इस संडे थोड़ी है कुछ, जो एआईटीएस का है वही आरटीएस। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस संडे आरटीएस थोड़ी है, अगले संडे होगा।